दुर्भाग्य से पंजाब वाले भाई परमानंद को तो सब जानते हैं, लेकिन झांसी वाले पंडित परमानंद के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बताना चाहूंगा आपको। इनका जो जन्म हुआ था वो बुंदेलखंड में राठ नाम के स्थान पे हुआ था। उनके दादा थे मनराखन खरे, जो 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम के दौरान चरखारी रियासत का खजाना लूटने के षड्यंत्र में पकड़े गए थे और जेल में कठोर यातना भोगते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। राठ के सिकरौधा गांव में 6 जून 1892 में गया प्रसाद खरे के घर में परमानंद जी का जन्म हुआ था। आरंभिक शिक्षा ली गांव की पाठशाला से और फिर आगे की शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए और वहां पर कायस्थ पाठशाला में उन्होंने एडमिशन लिया और आजादी की लड़ाई से जुड़ गए कि 1907 में, मतलब उसके एक साल बाद, जब रिहाई के बाद लाला लाजपत राय इलाहाबाद आए तो परमानंद उनका स्वागत करने वालों में शामिल थे। बनारस में उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ और 16 साल की उम्र में 1908 में वो झांसी आए और झांसी आने के बाद गदर आंदोलन में शामिल होने के लिए वो अमेरिका निकले थे। फिर अमेरिका से जापान होते हुए लौट कर आए थे और उसके बाद 16 अक्टूबर 1914, 16 अक्टूबर 1914 को कलकत्ता पहुंचे। यहां पर लाहौर षड्यंत्र कांड में करतार सिंह सराभा, भाई महावीर और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार हुए। पहले उन्हें फांसी की सजा हुई और फिर उन्हें बदलकर काला पानी भेज दिया गया। सावरकर से उनकी मुलाकात सीधे तब हुई जब उनको भी काला पानी की सजा हुई। जिस समय परमानंद जी, झांसी वाले परमानंद जी जेल में थे, उसी समय भाई परमानंद, जो पंजाब वाले आर्य समाजी भाई परमानंद थे, वो भी जेल में थे। भाई परमानंद ने अपनी जीवनी में एक बड़ा रोचक विवरण दिया है, सुन लीजिए, शब्दशः पढ़ देता हूं। परमानंद जी लिखते हैं, हम में एक मेरे ही नाम का युवा था, यानी परमानंद उनका भी नाम था, भाई परमानंद उनको कहते हैं, इनको इसीलिए परमानंद झांसी वाले कहते हैं। तो परमानंद झांसी वाले के बारे में बता रहे हैं कि हम में एक मेरे ही नाम का युवा था। वह यह सब बिना कोई ध्यान दिए सुन रहा था और नजरअंदाज करके अपने ही तरीके से खड़ा था। तुम तन कर खड़े हो। जमादार तुरंत उसके पास गया और उसे तन के खड़ा होने को कहा तो बारी ने कहा, बारी जेल का इंचार्ज था, उसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, तो बारी ने कहा, कोई बात नहीं, यह इसका पहला ही दिन है, ले जाओ इसे। और हमें अपने सेलों में छोड़, उनको उनके सेल में छोड़ दिया गया। अगले दिन परमानंद ने यह कहते हुए काम करने से इंकार कर दिया कि वह यह काम नहीं कर सकते। टंडील तुरंत उन्हें जेलर के दफ्तर में ले गया। जेलर ने काफी आड़ी तिरछी बातें की, लेकिन परमानंद ने भी उसका गुस्से में जवाब दिया। जब जेलर अपनी कुर्सी से उन्हें मारने के अंदाज में उठा, परमानंद ने उसे धक्का दिया, जिससे कि वह फिर अपनी कुर्सी पर गिर गया। कुर्सी पलट गई और वह नीचे गिर पड़ा। इस कभी न सुने गए व्यवहार से विस्मित टंडील और वार्डन ने परमानंद को तब तक पीटा जब तक उनके सर से खून नहीं निकलने लगा। तुरंत सुपरिटेंडेंट को फोन किया गया, क्योंकि बारी सुपरिटेंडेंट से बहुत डरता था। सुपरिटेंडेंट ने आदेश दिया कि परमानंद के घावों को धुला जाए ताकि दाग न दिखें और उन्हें उनके कमरे में बंद कर दिया जाए तथा बाहर जाने की इजाजत न दी जाए। सुपरिटेंडेंट मेजर मुरे भले और निष्पक्ष आदमी थे, अपने कर्तव्य के अनुपालन में कड़े और नियमित। बारी उनका तरीकों से असंतुष्ट था। दोनों साथ में परमानंद की सेल में गए। परमानंद गुस्से में थे और जब सुपरिटेंडेंट ने उन्हें जम के डपटा, जो जेल में एक सामान्य सी बात थी, तो उन्होंने भी गुस्से में उसका जवाब दिया। यहां तक कि टंडील और वार्डर भी, जो वैसे तो बारी से बहुत डरते थे और उसकी उपस्थिति में उसकी चमचागिरी करते रहते थे, उसकी इस हार पर खुश थे। वह सब इतना कठोर और भयावह था कि सब दिल ही दिल में खुश थे। 4 या 5 दिन बाद सुपरिटेंडेंट ने परमानंद के अपराध की एक जांच की और जेल के सारे दरवाजे बंद करके 30 बेतों की सजा दी। उन्होंने बिना एक शब्द कहे बेतें बर्दाश्त की, लेकिन जैसे ही यह खबर जेल में फैली, आम हड़ताल हो गई। तो परमानंद जी इस मिट्टी के बने हुए आदमी थे। न तो उन्होंने कोई याचिका लिखी, न जेलर और वार्डरों की बदतमीजियां बर्दाश्त की। यही नहीं, उन्होंने सावरकर की याचिकाएं लिखने के लिए, जो दया याचिकाएं माफीनामे लिखे थे, आलोचना भी की थी। भारतीय आजादी के आंदोलन में वो 30 साल जेल में रहे, जो शायद किसी क्रांतिकारी द्वारा जेल में बिताई गई अधिकतम अवधि है। 1922 तक, 1922 तक वह अंडमान में रहे, फिर 1937 तक भारत की दूसरी जेलों में। जेल में रहते हुए उन्होंने नमक कानून तोड़ा और रिहा होने के बाद लाहौर में जब उनके सम्मान में आयोजन रखा गया, तो उसमें सम्मानित होने से इंकार करते हुए कहा कि वह खुद को हारा हुआ योद्धा मानते हैं, क्योंकि अब तक अंग्रेज इस देश से बाहर नहीं जा पाए हैं। इस पर महात्मा गांधी ने कहा था
कि वह मेरा सगा भाई है। देहरादून में उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद एक सभा रखी गई। उस सभा में ऐसा भाषण दिया कि दिल्ली आते ही उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। फिर रिहा हुए तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और हमीरपुर, इलाहाबाद, बनारस था, फाइनली सुल्तानपुर की जेल में रहे, जहां से 1945-46 में उनकी रिहाई हुई। आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको कि जिसने 7 माफिया मांगी, 7 माफिया मांग के रिहा हुआ, उसको तो आज हीरो की तरह पेश किया जाता है, लेकिन परमानंद जैसे सैकड़ों लोग जिन्होंने न कभी माफी मांगी, न कभी झुके और जेल से निकलने के बाद फिर आजादी की लड़ाई में लग गए, उनको ये देश भूल गया है।